Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing good. तो बच्चा मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोगों ने एकदम बढ़िया तरीके से हमारी तैयार कर ली। तो अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है, कोई टॉपिक अगर आपका रह गया, रिवीजन करना है, तो मैंने मैक्रो की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हो। प्लस एक चीज और मुझे बतानी थी, हालांकि वो वीडियोस मैंने रिसेंटली ही बनाए हैं सेशन 2021-22 के लिए, और एज पर कोविड आपको पता है बहुत सारी चीजें सिलेबस के अंदर डिलीट हो गई थी, बट उन वीडियोस के अंदर मैंने कुछ भी डिलीट नहीं करा। मैंने पूरे चैप्टर्स वहां पर पढ़ाए हैं, सारे ही चैप्टर्स के आपको डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगे। तो सेम वीडियोस आप सेशन 2022-23 के लिए भी फॉलो कर सकते हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी सेकेंड बुक, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और शुरू करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो बच्चा चैप्टर के नाम का मतलब समझो, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमें पता है हमें इंडिपेंडेंस कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। तो इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले वाली शाम को इंडिया की इकोनॉमी की कैसी कंडीशन थी, यानी कि हमें जब इंडिपेंडेंस मिली, जब हम ब्रिटिशर्स से आजाद हुए, उससे पहले हम पर मतलब कौन रूल कर रहा था, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। तो जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे, जब हमारा देश गुलाम था, उस टाइम पर हमारी कंट्री की क्या कंडीशन थी, उस टाइम पर इंडिया की इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी। इंडिया की इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले जब हमारा देश गुलाम था, तब इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग सिर्फ यही पढ़ेंगे कि जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे, तो किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करा, किस तरह से हमें बर्बाद करा, हमें डिस्ट्रॉय करा। उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बर्बाद करा, हमारी इंडस्ट्रीज को भी बर्बाद करा, हमारे इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस को भी बर्बाद करा। जो देश पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे उन्होंने बर्बाद कर दिया, उस ग्लोरी को उन्होंने खत्म कर दिया। तो वही सब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि इंडिया की इकोनॉमी की क्या कंडीशन हुई जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे। तो देखो फर्स्ट टॉपिक ही वही है, क्या है, कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करा, यानी कि बर्बाद करा। तो बच्चा परमिशंस ने हमारे 3 सेक्टर्स को बर्बाद करा। पहला है कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। आपको पता है हमारी कंट्री की नियरली 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी अपना पेट भरने के लिए, और ब्रिटिशर्स ने उस एग्रीकल्चर सेक्टर को ही बर्बाद कर दिया। सेकेंड है कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। बच्चा ब्रिटिशर्स ने हमारी यहाँ की जो छोटी छोटी सी इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज थी, उन्हें टोटली बर्बाद करा। हमारा जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो इतना फेमस था, पूरे वर्ल्ड में फेमस था कि इंडिया उस हैंडीक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करता था। हमारे हैंडीक्राफ्ट की क्वालिटी, वैरायटी इतनी अच्छी थी कि दूसरे देश उसे खरीदते थे, और ब्रिटिशर्स ने हमारे उस इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही बर्बाद कर दिया। थर्ड है कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हमारा इंटरनेशनल ट्रेड इतना स्ट्रॉन्ग था, हम हमारे हैंडीक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करते थे, तो हमारी एक रेपुटेशन थी इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर, और ब्रिटिशर्स ने हमारी इस इंटरनेशनल ट्रेड को भी खत्म करा। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे 3 सेक्टर्स को बर्बाद करा, एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को और इंटरनेशनल सेक्टर को। वन बाय वन समझते हैं किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारे इन 3 सेक्टर्स को बर्बाद करा। तो पहला है कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। बच्चा ब्रिटिशर्स ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे बर्बाद करा, एक सिस्टम लेकर आके, जिसे उन्होंने बोला लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसका नाम था जमींदारी सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिशर्स ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे बर्बाद करा, एक सिस्टम लेकर आके, जिस सिस्टम का नाम था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसे बोलते थे जमींदारी सिस्टम। अब हुआ क्या इस जमींदारी सिस्टम में, तो बच्चा इस जमींदारी सिस्टम में एक ट्रायंगुलर रिलेशन बना। किन 3 लोगों के बीच में, एक तरफ थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक तरफ थे जमींदार्स, जमींदार्स, और एक तरफ थे टिलर्स ऑफ द सॉइल, कौन, टिलर्स ऑफ द सॉइल। अब ध्यान से समझना कि क्या हुआ इस ट्रायंगुलर रिलेशनशिप के अंदर, जिसे जमींदारी सिस्टम बोलते हैं। बच्चा जमींदार कौन होते हैं, जिनके पास में बड़े बड़े लैंड होते हैं, कौन होते हैं, पैसे वाले लोग जिनके पास में बड़े बड़े लैंड होते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला, भाई जमींदार तुम इस लैंड के ओनर हो, तुम इस लैंड के ओनर कहलाते हो, बट
इस लैंड का ओनर कहलाने के लिए तुम्हें एक फिक्स्ड अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा, भाई लगान भरना पड़ेगा, एक फिक्स्ड अमाउंट, एक टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। अगर तुम हमें वो टैक्स पे नहीं करोगे तो हम तुमसे तुम्हारी ये जमीन छीन लेंगे, यानी कि हम तुमसे ये तुम्हारी जमींदारी छीन लेंगे। क्या कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदार से? भाई जमींदार, ये तुम्हारा लैंड है, तुम इस लैंड के ओनर कहलाते हो, बट इस लैंड का ओनर कहलाने के लिए तुम्हें हमें एक फिक्स्ड अमाउंट, एक टैक्स पे करना पड़ेगा, और हमें फर्क नहीं पड़ता वो पैसा तुम कहीं से भी लेकर आओ, बट तुम्हें तो हमें पैसा देना पड़ेगा, और अगर तुम हमें वो टैक्स पे नहीं करोगे तो हम तुमसे तुम्हारी जमीन छीन लेंगे, यानी कि हम तुमसे तुम्हारी जमींदारी छीन लेंगे। तो जमींदार्स वर डिक्लेयर्ड एज ओनर्स ऑफ द सॉइल, जमींदार्स को सॉइल का यानी कि लैंड का ओनर डिक्लेयर कर दिया गया। दे वर टू पे अ फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ लैंड रेवेन्यू, इन जमींदार्स को गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना होता था जिसे लैंड रेवेन्यू बोलते थे, एंड वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे कुड फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सॉइल। अब जमींदार ये पैसा कहां से लेकर आए? भाई जमींदार को तो सरकार को पैसा देना है, बट ये पैसा जमींदार लेकर कहां से आए? तो अब आगे की कहानी सुनो। एक तरफ कौन थे? टिलर्स ऑफ द सॉइल। टिलर्स ऑफ द सॉइल कौन बच्चा? लैंडलेस फार्मर्स। कौन? लैंडलेस फार्मर्स, ऐसे फार्मर्स जिनके पास में खुद का लैंड ही नहीं है। अब भाई खुद का लैंड ही नहीं है, फार्मर है, तो कहाँ खेती करे, कहाँ फार्मिंग करे, अपनी फैमिली का पेट कैसे भरे? तो ये लैंडलेस फार्मर्स बेचारे इस जमींदार के लैंड पर फार्मिंग करते। क्या करते? जमींदार के लैंड पर फार्मिंग, और बदले के अंदर इसे पे करना पड़ता था। तो जमींदार क्या बोले? हाँ भाई तुम्हारे पास में लैंड नहीं है, मेरे पास में लैंड है, तुम मेरे लैंड पर अपनी फार्मिंग कर लो, बट बदले में तुम्हें मुझे क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा। और ये रेंट लेके जमींदार किसको दे देते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देते थे। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट और टिलर्स ऑफ द सॉइल का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी पैसा लेकर आओ, मुझे तो पैसा लाकर दो। तो ये जो जमींदार थे वो किससे पैसा लेते थे? टिलर्स ऑफ द सॉइल से। तो टिलर्स ऑफ द सॉइल कुल मिला के क्या हुए? बर्बाद हुए। तो लिखा है ना, एंड वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे कुड फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सॉइल। ये जो जमींदार थे ये टिलर्स ऑफ द सॉइल से, बेचारे लैंडलेस फार्मर से जितना एक्सट्रैक्ट कर सके, जितना निकाल सके, जितना इन्हें बर्बाद कर सके, उनसे इतना पैसा निकलवाते थे। The tillers of the soil were not left with much surplus for investment in agriculture। बेचारा लैंडलेस फार्मर, टिलर ऑफ द सॉइल जो है, उसके पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं बचता था कि वो एग्रीकल्चर पर इन्वेस्ट कर सके। इसकी कंडीशन डे बाय डे गिरती जा रही थी, और जमींदार डे बाय डे पैसे वाले होते जा रहे थे, क्योंकि ये तो ओनर्स ऑफ द सॉइल थे। तो जमींदार स्पेंड देयर रेवेन्यू इनकम ऑन द लग्जरीज ऑफ लाइफ। एक तरफ टिलर्स थे जो अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे, और एक तरफ जमींदार थे जो अपने पैसे को एक लग्जरी और एक लेविश लाइफ जीने पर स्पेंड कर रहे थे। तो इस तरह से जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करके ब्रिटिशर्स ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या करा? एक्सप्लॉइट करा, बर्बाद करा। क्लियर हो गया? सेकेंड है कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बर्बाद करा। प्रायर टू ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन फॉर इट्स वैरायटी एंड क्वालिटी। ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट था वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था, उसकी वैरायटी और उसकी क्वालिटी की वजह से। बट दीज वर डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बट हमारी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को भी ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट कर दिया, बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद करा? हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। भाई चाल समझना ध्यान से, ये इंडिया है, अगर इंडिया अपने इंडियन हैंडीक्राफ्ट को दूसरे देश के अंदर एक्सपोर्ट करेगा तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगेगा, हैवी टैक्स लगेगा। भाई अगर टैक्स लग गया तो वो हैंडीक्राफ्ट महंगा हो जाएगा, दूसरे देश उसे खरीदेंगे नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया का इंडियन हैंडीक्राफ्ट क्या होगा? बर्बाद होगा। हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। अगर इंडिया अपने इंडियन हैंडीक्राफ्ट को दूसरे देशों के अंदर एक्सपोर्ट करेगा तो उस पर बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्यूटी, बहुत ही ज़्यादा टैक्स चार्ज किया जाएगा, और वो महंगा हो जाएगा और दूसरे देश उसे खरीदेंगे नहीं। कर दिया बर्बाद।
सेकंड है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट। वहीं जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, वहां से अगर कोई फिनिश्ड गुड बनकर आएगा इंडिया के अंदर, तो बच्चा जब वो हम इंपोर्ट करें, जो वो इंडिया के अंदर आ रहा है, तो उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, ड्यूटी फ्री, टैक्स ही नहीं लगेगा। तो भाई टैक्स ही नहीं लगेगा तो सारे इंडियंस उसे खरीदना चाहेंगे, उन्हें सस्ता मिलेगा ना। चाल समझ रहे हो ना, अगर इंडिया वाला अपना कोई माल बाहर बेचेगा तो उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा, तो कोई खरीदेगा ही नहीं। बट ब्रिटेन से अगर कोई माल बन के आएगा, कोई फिनिश्ड गुड बन के आएगा, तो वो ड्यूटी फ्री होगा, टैक्स फ्री होगा, उस पर टैक्स ही नहीं लगेगा, तो भाई वो सस्ता होगा, सारे इंडियंस उसे खरीदेंगे। तो इस तरह से उन्होंने हमारी इंडिया की इंडस्ट्रियल सेक्टर को बर्बाद करा। थर्ड है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। India's international trade was destroyed through discriminatory tariff policy। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड को भी खत्म करा, एक्सप्लॉइट करा। कैसे? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगा के। देखो ध्यान से समझो क्या हुआ। ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल। बेटा इंडिया का जो रॉ मटेरियल था, इंडिया का जो कॉटन है, इंडिया का जो जूट है, वो बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड के अंदर क्योंकि उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, भाई इंडिया अगर अपना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेगा तो उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा टैक्स? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर क्या थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, जहां पर कपड़े बनते थे, वहां पर इस कॉटन, इस जूट की बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो अगर इंडिया अपना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेगा, दूसरे देश को बेचेगा, भेजेगा ब्रिटेन के अंदर, तो उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। वहीं ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, और फिर ब्रिटेन के अंदर उसी जूट, उसी कॉटन से वहां पर फिनिश्ड गुड्स बनेंगे, और वो फिनिश्ड गुड्स जब इंडिया आएंगे तो वो ड्यूटी फ्री होंगे, वो टैक्स फ्री होंगे, उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब उन्होंने इंडिया को क्या बना दिया, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। कि भाई रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करो, हालांकि अपने हैंडीक्राफ्ट को एक्सपोर्ट मत करो, बट रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करो क्योंकि उसकी ब्रिटेन के अंदर डिमांड है। और ब्रिटेन के अंदर जब उस रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बन जाएगा तो वो भी इंडिया के अंदर आके वो इंडिया वालों को ही बेचेंगे, वो भी ड्यूटी फ्री, उस पर भी किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारे तीनों सेक्टर्स को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से एक्सप्लॉइट करा। अब नेक्स्ट है बच्चा फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कि इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले इंडिया की इकोनॉमी के क्या फीचर्स थे। इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे तब इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, तब इंडिया की इकोनॉमी के क्या फीचर्स थे। तो बच्चा इंडिया की इकोनॉमी एक स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। स्टेगनेंट इकोनॉमी मतलब रुकी हुई इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं है, कोई इनकम के अंदर ग्रोथ नहीं है, इस तरह की इकोनॉमी को बोला जाता है स्टेगनेंट इकोनॉमी विच शोज लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम। ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर इनकम के अंदर किसी तरह की कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। ऐसी इकोनॉमी थी जिसके अंदर बल्क ऑफ द पॉपुलेशन हमारी पॉवर्टी के अंदर रह रही थी। हमारी कंट्री की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन गरीबी के अंदर रह रही थी कि वो लोग अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही ज्यादा लो था। भाई लोगों के पास में पैसा ही नहीं था, बेरोजगारी इतनी ज्यादा थी कि लोग अच्छा खा भी नहीं पा रहे थे, अच्छा पहन भी नहीं पा रहे थे, अच्छी तरीके से रह भी नहीं पा रहे थे। तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही ज्यादा लो था। एपिडेमिक्स ऑफ फेमाइन्स जैसी प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा कॉमन थी। अच्छा एपिडेमिक्स क्या होता है? अभी जैसे कोविड है तो कोविड पूरे वर्ल्ड के अंदर स्प्रेड है, इसलिए उसे बोलते हैं पेंडेमिक। वहीं अगर कोई बीमारी किसी पर्टिकुलर एरिया में फैलती है तो उसे बोला जाता है एपिडेमिक्स। तो एपिडेमिक्स उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा कॉमन थे। भुखमरी यानी कि लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा कॉमन थी। फेमाइन्स बहुत ही ज्यादा कॉमन थे। तो कैसी इकोनॉमी थी हमारी? स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, रुकी हुई इकोनॉमी थी जिसके अंदर किसी तरह की कोई ग्रोथ नहीं थी, गरीबी बहुत ज्यादा थी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही ज्यादा लो था। एपिडेमिक्स ऑफ फेमाइन्स जैसी प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा कॉमन थी। सेकेंड है बैकवर्ड इकोनॉमी। भाई बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड इकोनॉमी थी हमारी, बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई इकोनॉमी थी। लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम थी। पर पर्सन की जो इनकम होती है उसे बोला जाता है पर कैपिटा इनकम, जो कि बहुत ही ज्यादा लो थी। बल्क ऑफ द पॉपुलेशन हमारी पुअर थी कि बिना फूड, बिना क्लोथिंग, बिना शेल्टर के रह रही थी। मतलब मैं बता रही हूँ ना, लोगों की कंडीशन इतनी बुरी थी कि लोग अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं कि 2 टाइम का खाना मिल जाए, वो भी उन्हें प्रॉपरली नसीब नहीं हो रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, एग्रीकल्चर सेक्टर, आपको पता है कि हमारी कंट्री की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कौन से सेक्टर पे डिपेंडेंट थी? एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थी, खेती बाड़ी पे डिपेंडेंट थी, और वो एग्रीकल्चर सेक्टर खुद ही बैकवर्ड था।
72% पॉपुलेशन वॉज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। हमारी जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन थी उसकी 72% पॉपुलेशन जो थी वो किस पे डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। बट इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी वॉज ओनली 50%। हालांकि 72% पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर पर, बट फिर भी जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 50% था। इनकम के अंदर एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 50% का था। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा कम था, प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम थी। देखो बहुत ही ऑब्वियस है, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था वो टोटली रेनफॉल पे डिपेंडेंट था। पहले कुछ इरिगेशन के एक्स्ट्रा मींस नहीं थे, एग्रीकल्चरल सेक्टर टोटली रेनफॉल पे डिपेंडेंट था। किसी साल अच्छी बारिश हो गई तो अच्छा प्रोडक्शन हो गया, बारिश नहीं हुई तो प्रोडक्शन कम हुआ, तो लो प्रोडक्शन होता था, प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम थी। जो टोटल आउटपुट जनरेट हुआ है उसे प्रोडक्शन बोलते हैं। अगर उसी आउटपुट को एरिया से डिवाइड कर दें, पर एरिया के हिसाब से निकाला जाए, तो उसे प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत ज्यादा कम था। सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी। देखो एक होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और एक होती है कॉमर्शियल फार्मिंग। जब फार्मिंग करके फार्मर सिर्फ अपनी फैमिली का पेट भर सके, जब खेती बाड़ी करके फार्मिंग करके फार्मर अपनी फैमिली का पेट भर सके सिर्फ, उस तरह की फार्मिंग को बोला जाता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। बट जब फार्मिंग करके फार्मर उसे मार्केट के अंदर बेचे, पैसा कमाए, उस तरह की फार्मिंग को बोला जाता है कॉमर्शियल फार्मिंग। तो एग्रीकल्चर के अंदर इतनी बैकवर्डनेस थी कि फार्मर से सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, यानी कि जितना भी प्रोड्यूस करते थे उससे सिर्फ अपनी फैमिली का पेट भर सकते थे, इतना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते थे कि उसे मार्केट में बेच के पैसा कमा सके। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग बहुत ही ज्यादा थी। फोर्थ है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। भाई हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी एकदम बैकवर्ड था। हैवी इंडस्ट्रीज की कमी थी, यानी कि मशीन्स वाली इंडस्ट्रीज की कमी थी, स्टील की इंडस्ट्रीज की कमी थी, तो बड़े बड़े प्लांट्स की कमी थी। हैवी और स्टील इंडस्ट्रीज की बहुत ही ज्यादा उस टाइम पर कमी थी। नो प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स, मशीन्स का प्रोडक्शन नहीं होता था। स्मॉल स्केल और कॉटन इंडस्ट्रीज, जो हमारी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, उन्हें तो ब्रिटिशर्स ने टोटली डिस्ट्रॉय कर ही दिया था। और कैपिटल गुड्स के लिए हम लोग टोटली क्या थे, इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट थे, यानी कि हमारे यहाँ पर मशीन्स का प्रोडक्शन नहीं होता था, हैवी इंडस्ट्रीज थी ही नहीं। तो कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग टोटली किस पे डिपेंडेंट थे, इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट थे। फिफ्थ है पॉवर्टी। भाई पॉवर्टी बहुत ही ज्यादा थी, गरीबी बहुत ही ज्यादा थी। बल्क ऑफ द पॉपुलेशन हमारी पॉवर्टी के अंदर रहती थी, जो लोग अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। बच्चा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं बेसिक फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी, बैंक्स की फैसिलिटी, इंश्योरेंस की फैसिलिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये सब किसके अंदर आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। और हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिश रूल के टाइम पर एकदम पुअर था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ब्रिटिशर्स का मकसद क्या था कि इंडिया की इकोनॉमी को जितना एक्सप्लॉइट कर सकते हो उतना एक्सप्लॉइट करो, इंडिया की इकोनॉमी से जितना फायदा उठा सकते हो उतना फायदा उठाओ। तो हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जनरेशन ऑफ पावर, ये सब क्या थे, एक्सट्रीमली लो थे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम पुअर था। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। इंडिपेंडेंस नहीं है बच्चा, ये है डिपेंडेंस। हमारी मशीन्स की रिक्वायरमेंट के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए, कंज्यूमर गुड्स ले लो आप, मेडिसिन, कैरोसिन, बाइसाइकिल, इन सब चीजों के लिए हम टोटली किस पे डिपेंडेंट थे, दूसरे देशों पर डिपेंडेंट थे। हैवी इंडस्ट्रीज हमारे पास में नहीं थी। मशीनों के लिए, डिफेंस आइटम्स के लिए हम लोग दूसरे देशों पर डिपेंडेंट थे। हम लोग किस पर डिपेंडेंट थे, इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट थे। नेक्स्ट है लिमिटेड अर्बनाइजेशन। बच्चा इंडिपेंडेंस के टाइम पर सिर्फ 14% पॉपुलेशन ही ऐसी थी जो अर्बन एरियाज में, यानी कि शहरों में रह रही थी। बाकी की 86% पॉपुलेशन कहाँ रह रही थी, रूरल एरियाज के अंदर रह रही थी। और रूरल एरियाज में रह रही थी, इसका मतलब वो टोटली किस पे डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थे। तो अर्बनाइजेशन बहुत कम था, सिर्फ 14% पॉपुलेशन ही अर्बन एरियाज में रह रही थी। नाइन्थ है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। बच्चा अभी मैंने बताया था पीछे जमींदारी सिस्टम, इस जमींदारी सिस्टम को ही बोला जाता है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। कि जमींदार कौन थे, लैंडलॉर्ड्स, जो उस लैंड के मालिक थे। वहीं टिलर्स कौन थे, बेचारे लैंडलेस फार्मर्स थे। इनका शोषण हो रहा था, इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, और ये डे बाय डे पैसे वाले होते जा रहे थे। ये अपनी इनकम को लग्जरीज पे स्पेंड कर रहे थे। तो इनके बीच का जो रिलेशन उसे बोलते हैं फ्यूडल रिलेशन, और इसीलिए इस इकोनॉमी को बोला गया सेमी फ्यूडल इकोनॉमी।
लास्ट है कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन। बच्चा जब एक देश दूसरे देश पर राज करता है और दूसरे देश के रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूज करता है, उसे बोला जाता है कॉलोनियल इकोनॉमी। तो उस टाइम पर ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री के ऊपर रूल कर रहे थे, हमारी कंट्री के सारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे थे, हमें बर्बाद कर रहे थे, इसीलिए इंडिया की इकोनॉमी को क्या बोला गया, कॉलोनियल इकोनॉमी। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारा एक्सप्लॉइटेशन करा, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर और हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सप्लॉइट करा। देन हम लोगों ने देखा कि भाई इंडिया की इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी, क्या फीचर्स थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, तो वीडियो को अच्छे से अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।